आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खेत या फार्म में सिर्फ पौधे ही नहीं लगाए जाते, बल्कि कभी-कभी वहां अजीब चीजें और जीव जंतु भी पाले जाते हैं। हाँ, ये है सांपों का फार्म और ये है मगरमच्छों का फार्म, और ये तो बस कुछ ही अनोखे फार्म हैं जिन्हें आप इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ हम आपको कई तरह के फार्म दिखाएंगे, लेकिन पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद, और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 12, जापान के वसाबी फार्म्स। जापानी आल्प्स की ठंडी और शांत घाटी के बीचों बीच एक अनोखा खेत है जहां कुछ उगाना लगभग नामुमकिन है। असली वसाबी वो नहीं जो आमतौर पर तीखी हरी पेस्ट के रूप में हम सुशी रेस्टोरेंट्स में देखते हैं। अक्सर वो सिर्फ हॉर्स रेडिश होती है जिसमें खाने वाला रंग मिलाया जाता है। यहाँ हम असली वसाबिया जापोनिका की बात कर रहे हैं, एक नाजुक, जल्दी रूठने वाली और संभालने में मुश्किल जड़ जो शायद मेल खा जाए, जिसकी कीमत $300 प्रति किलो से अधिक है। जापान के सबसे मशहूर वसाबी फार्मों में से एक है दायो वसाबी फार्म, जो नागानो प्रीफेक्चर में है और 1915 से शुरू हुआ था। धान के खेत या जमीन की जगह आप इस खेती को साफ और ठंडे बहाव वाले नदियों में देखेंगे, जहां पौधों को सूरज से बचाने के लिए काले जाल से ढका जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी गर्मी बढ़ते ही पौधा मर जाता है। अगर पानी हल्का गर्म या ऑक्सीजन कम हो तो पौधा जीवित नहीं रह सकता। यहाँ तक कि पानी में पोषक तत्व ज्यादा या कम हो तो भी पौधा नहीं उगता। यहाँ की खेती अलग है। वे कृत्रिम नहरें और सीढ़ी नुमा जलमार्ग बनाते हैं ताकि पहाड़ों के प्राकृतिक बहाव की नकल की जा सके। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक वसाबी की जड़ की कटाई करने में 3 साल लग जाते हैं, और जब आप इसकी कटाई कर लेते हैं तो आपको इसे एक खास किस्म की कद्दूकस से घिसना पड़ता है जो शार्क की खाल से बनी होती है, जिसे ओरोशी कहा जाता है। इसे तुरंत ही खाना भी जरूरी है क्योंकि 15 मिनट के बाद इसका स्वाद और तीखापन खत्म हो जाता है। 30 मिनट के अंदर लगभग कुछ भी नहीं बचता। सच कहूं तो दुनिया भर में 95% से ज्यादा वसाबी नकली है। इसलिए जापान में असली वसाबी की खेती सिर्फ एक व्यापार नहीं है, ये एक कला है। टोक्यो और क्योटो के टॉप सुशी शेफ्स ताजा जड़ के लिए भी ऊंची कीमत देने को तैयार रहते हैं। ये सिर्फ साधारण चटनी नहीं है, यह एक प्रदर्शन है, खाने और परंपरा के प्रति सम्मान है जो अब दुर्लभ है। नंबर 11, नीदरलैंड्स का फ्लोटिंग फार्म। आखिरी बार आपने खेत कहां देखा था? शायद किसी गांव में, है ना? हरे भरे खेत, फैला हुआ घास का मैदान और खुशहाल गायें जो चर रही हैं। लेकिन नीदरलैंड्स में एक ऐसा खेत है जो सचमुच तैर रहा है। रोटरडैम के फ्लोटिंग फार्म में आपका स्वागत है, जो दुनिया का पहला आत्मनिर्भर तैरता हुआ डेयरी फार्म है। हाँ, आपने सही सुना, एक फार्म है जो एक व्यस्त बंदरगाह के बीचों बीच तैर रहा है, जहां चारों ओर मालवाहक जहाज और क्रेन है। इस फार्म में लगभग 40 गायें हैं, रोबोटिक मिल्किंग मशीनें, वर्षा जल प्रणाली और पशुओं के गोबर को रिसाइकल करने का अपना तरीका है। इसके लिए जमीन की जरूरत नहीं। इसे 2019 में एक डच कंपनी बेलाडॉन द्वारा एक प्रयोग के रूप में बनाया गया था। सतत कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर यह फार्म 3 मंजिला है। सबसे ऊपर की मंजिल गायों के लिए है, इसमें प्राकृतिक रोशनी के लिए ट्रांसपेरेंट छत है। बीच वाली मंजिल दूध प्रोसेसिंग और पशुओं के चारे के लिए है, और सबसे नीचे की मंजिल में सभी उपयोगिता प्रणालियां और तैराव प्रणाली है ताकि यह पानी में संतुलित रह सके। हैरानी की बात यह है कि यहाँ सिर्फ जगह ही खास नहीं, यहाँ तक कि गायों को खिलाने का सिस्टम भी शहरी कचरे से चलता है, जैसे कि बाजार से बची हुई सब्जियां, ब्रूअरी से बचा हुआ अनाज और शहर के पार्कों से घास। साफ सफाई व पीने के लिए बारिश का पानी भी जमा किया जाता है। दूध यहीं प्रोसेस किया जाता है, बोतलों में भरा जाता है और बेचा जाता है। ये सब कुछ फ्लोटिंग फार्म के अंदर ही होता है। और इससे भी बढ़कर इसका एक और बड़ा उद्देश्य है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और कुछ तटीय शहर डूब रहे हैं, ऐसे फ्लोटिंग फार्म इसका समाधान बन सकते हैं। ये बाढ़ से नहीं प्रभावित होते, बड़े भूभाग नहीं चाहिए और परिवहन से कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं। इस समय वे फ्लोटिंग चिकन फार्म, फ्लोटिंग सब्जी फार्म और तैरते हुए ग्रीन हाउस के बारे में भी सोच रहे हैं। साधारण शब्दों में कहे तो रॉटरडैम की गायें
कृषि के भविष्य का हिस्सा बन चुकी हैं। पानी पर बने फार्म में रहती हैं, बचा हुआ खाना खाती हैं और रोबोट से इनका दूध निकाला जाता है। नंबर 10, थाईलैंड के मगरमच्छ फार्म। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन थाईलैंड के बैंकॉक के बाहर ही दुनिया की सबसे चौंकाने वाली खेती में से एक है मगरमच्छ फार्म। ये ना तो चिड़ियाघर है, ना ही संरक्षण के लिए। यहाँ हजारों मगरमच्छों को मांस, चमड़े और हाँ, कभी कभी सुरक्षा के लिए भी पाला जाता है। ये दृश्य है सैकड़ों बड़े टब जिनमें छोटे डायनासोर जैसे जीव डूबते उतरते हैं। इन फार्मों में स्यामी और खारे पानी के मगरमच्छों को पोल्ट्री की तरह पाला जाता है। यह उद्योग 1950 के दशक में शुरू हुआ, पर 80 के दशक में इसकी मांग काफी बढ़ी और अब थाईलैंड में 1000 से ज्यादा मगरमच्छ फार्म पंजीकृत हैं। समुद्र प्राकन मगरमच्छ फार्म और चिड़ियाघर में 1 लाख से अधिक मगरमच्छ हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। लेकिन आखिर क्यों? मुख्य उत्पाद मगरमच्छ की खाल हाई एंड बैग और बेल्ट के लिए इस्तेमाल होती है। जूते और वॉलेट। थाई मगरमच्छ का चमड़ा अपनी मजबूती और सुंदर पैटर्न के लिए मशहूर है। मगरमच्छों को एक निश्चित उम्र में काटा जाता है ताकि उनके पेट की स्केल्स एक समान रहें, जो कि खाल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब मगरमच्छ का मांस भी कुछ रेस्टोरेंट्स में खास डिश के रूप में बिक रहा है। कुछ उत्पाद जैसे मगरमच्छ का तेल और मगरमच्छ के खून की कैप्सूल्स भी हैं, जिन्हें स्वास्थ्य लाभकारी बताया जाता है। लेकिन अभी इसके पर्याप्त सबूत नहीं है। हैरानी की बात है कि मगरमच्छों को सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। थाईलैंड के कुछ प्रांतों में ऐसी बाड़ें हैं जो जिंदा मगरमच्छों से भरे हुए हैं, ताकि चोरों को रोका जा सके। और यहां तक कि जंगली हाथियों को लेकर भी जाहिर है कि विवाद है। आलोचकों के अनुसार जानवरों की भलाई, इनब्रीडिंग और जंगली मगरमच्छों के अवैध व्यापार को लेकर कई समस्याएं हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये फार्म जंगली प्रजातियों की सुरक्षा में मदद करते हैं। नंबर 9, फ्रांस में घोंघे की खेती। अगर आप फ्रांस के ग्रामीण इलाकों बरगंडी, प्रोवेंस या लोअर वैली में जाएंगे तो शायद आप उन खेतों को अंगूर के बागान समझ बैठेंगे। पास से देखने पर पता चलेगा हजारों घोंघे घास में धीरे धीरे रेंगते हुए ऊपर जाल लगे हुए हैं, जो छाया देते हैं। ये है हेलिसिकल्चर की दुनिया, यानी खाने के लिए घोंघों की खेती। ये केवल फ्रांसीसियों की सनक नहीं है, यह एक वैध उद्योग है जिसकी अपनी गाइडलाइंस, विज्ञान और बड़ी मांग है। सबसे प्रतिष्ठित एस्कार्गो एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी व्यंजन है, जिसमें घोंघे को लहसुन, मक्खन और जड़ी बूटियों में पकाया जाता है। ये कैसे किया जाता है? हर वसंत ऋतु में वयस्क घोंघों को नियंत्रित तापमान में प्रजनन कराया जाता है। वे सभी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इसलिए हर एक घोंघा 100 तक अंडे दे सकता है। अंडों से निकलने के बाद उन्हें खुले घोंघा फार्म में ले जाते हैं। ये एक बाहरी जगह है जिसमें घास, फुहार छिड़कने की व्यवस्था और पर्याप्त छाया होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें खोल मजबूत करने के लिए कैल्शियम युक्त चारा दिया जाता है। इन्हें इकट्ठा करने लायक होने में 12 महीने तक लग सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत संवेदनशील होती है। अगर बहुत सूखा हो तो घोंघा हिलेगा नहीं, अगर बहुत गीला हो तो वह डूब सकता है, अगर बहुत गर्मी हो तो वह मर जाएगा। इन्हें निकालने के बाद भी हाथ से ही इकट्ठा करना पड़ता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। सब्र, यही पूंजी है। इकट्ठा करने के बाद घोंघों को पहले सफाई वाले कंटेनर में डालना पड़ता है, ताकि उनके पेट का सारा सामान बाहर निकल जाए। उसके बाद ही उन्हें प्रोसेस किया जाता है। कुछ डिब्बा बंद होते हैं, कुछ फ्रीज किए जाते हैं या तुरंत पकाए जाते हैं। सबसे अच्छे घोंघे जिंदा ही फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में बेचे जाते हैं। और भले ही ये दूसरे देशों में एक लग्जरी डिश हो, लेकिन असल में इसमें हजारों घंटे का मैनुअल काम शामिल होता है। घोंघा फार्म शांत होते हैं। हर चीज की गति धीमी है। इसमें अलग सी शांति है, जैसे पौधे कह रहे हों, दुनिया को मत दौड़ाओ। नंबर 8, न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर के तट पर कनाडा में आइसबर्ग खेती होती है, जिसके बारे में शायद ही सोचा गया हो कि यह संभव है, क्योंकि ये जमीन पर नहीं, समुद्र के बीच होती है। यह फसल पौधे नहीं, बल्कि बर्फ होती है। प्राचीन बर्फ के बड़े टुकड़े काटकर समुद्र से निकालकर पिघलाए जाते हैं और दुनिया के सबसे शुद्ध पेयजलों में से एक के रूप में बोतलबंद होते हैं। हाँ, आपने सही सुना। इस जगह पर
बर्फ ही फसल है। हर वसंत और गर्मी में आइसबर्ग एली नामक जगह पर ग्रीनलैंड से हजारों बर्फ के टुकड़े अटलांटिक के ठंडे समुद्र में तैरते हैं। इनमें से कई आइसबर्ग 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जो पिछले हिमयुग की टूटी फूटी यादें हैं। जहाजों, विंच, जाल और कभी-कभी डायनामाइट की मदद से आइसबर्ग इकट्ठा करने वाले लोग बहुत सावधानी से बर्फ के इन टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं। इन्हें तटीय सुविधाओं में पिघलाया जाता है और साफ पानी को बोतलों में भरकर बेचा जाता है। यह बर्फ लगभग पूरी तरह से खनिजों या गंदगी से मुक्त होती है। यह इतनी साफ है कि विशेषज्ञ कहते हैं इसे पीना हवा पीने जैसा है। ये इतनी शुद्ध है कि इसे बुनियादी स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने के लिए इसमें थोड़े से खनिज मिलाने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ पानी ही नहीं बेचा जा रहा है। कुछ कंपनियां महंगे कॉकटेल्स के लिए बर्फ भी निर्यात कर रही हैं, जैसे दुबई के 5 स्टार बार्स में, जहां पेय को हजारों साल पुराने ग्लेशियर की बर्फ से ठंडा किया जाता है। यह पारंपरिक खेती से अलग दिखती है, लेकिन आइसबर्ग फार्मिंग की प्रणाली भी वैसी ही है। नवीकरणीय संसाधन खोजें, उसे सही तरीके से इकट्ठा करें, प्रोसेस करें, पैक करें और बेचें। अंतर बस इतना है कि खेत अटलांटिक महासागर है और फसल गर्मियों के बादलों से भी तेज पिघल जाती है। नंबर 7, सऊदी अरब के ऊंट सौंदर्य फार्म। सऊदी अरब के रेगिस्तान में, जहां चारों तरफ सिर्फ रेत और गर्मी है, वहां एक तरह का फार्म है जो सबसे अलग है। यहां ना तो मांस, न दूध और ना ही ऊन के लिए है। यहां का सबसे बड़ा उत्पाद है सुंदरता। बिल्कुल सही। स्वागत है ऊंट सौंदर्य फार्मों की दुनिया में। ऐसी जगहें जहां ऊंटों की देखभाल होती है ताकि वे सुंदरता प्रतियोगिताओं में भाग लें। इन प्रतियोगिताओं में, जैसे कि किंग अब्दुल अजीज ऊंट महोत्सव, कुल इनाम राशि $60 मिलियन से भी ज्यादा है। इसलिए मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह ऊंटों की सिर्फ देखभाल ही नहीं की जाती, उन्हें नहलाया जाता है, मसाज दी जाती है, खास डाइट खिलाई जाती है और उनके बाल खुरदरे ना हों, इसके लिए मिस्टिंग सिस्टम से ठंडक दी जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऊंट की खूबसूरती कैसे मापी जाती है, तो ये है मानदंड: सिर का आकार, गर्दन की लंबाई, होठों की बनावट, पीठ की मुद्रा और यहां तक कि कानों का झुकाव भी। समान विशेषताएं और इसका शान से चलना भी महत्वपूर्ण है। ऊंट की लंबी पलकें और कोमल आंखें होने पर उसे अतिरिक्त अंक मिलते हैं। कुछ ऊंटों की ऊन को और चमकदार बनाने के लिए उन पर तेल लगाया जाता है। कुछ प्रतिष्ठित फार्मों में ऊंटों के होंठ और नाक में बोटॉक्स लगाया जाता है ताकि वे ज्यादा उभरे हुए दिखें। हाँ, ये इंडस्ट्री इतनी ही गंभीर है, लेकिन प्रतियोगिता से बढ़कर यह संस्कृति का प्रतीक भी है। कई बेदुइन परिवारों में ऊंट वंश की विरासत होते हैं। मालिक अपनी जीत पर वैसे ही गर्व करते हैं जैसे दूसरे देशों में रेस के घोड़ों के मालिक करते हैं। फार्म में बैनर, ट्रॉफी और चैंपियन की तस्वीरें टंगी होती हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां उत्पादकता और बड़े पैमाने पर उत्पादन आम है, ऊंटों के ब्यूटी फार्म रेगिस्तान के बीच किसी आर्ट गैलरी जैसे हैं। ये खेती पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दाद और हैरानी जगाने के बाद है। नंबर 6, वियतनाम के स्नेक फार्म्स। वियतनाम के मेकोंग डेल्टा के गर्म और नम खेतों के बीच एक ऐसी किस्म का फार्म है जो बहुत ही दुर्लभ है और लगभग अविश्वसनीय है। ये हैं स्नेक फार्म्स। हाँ, आपने सही सुना। ये ऐसे खेत हैं जहां धान या सब्जियां नहीं, बल्कि सांप पाले जाते हैं। कुछ जहरीले होते हैं, कुछ नहीं, पर सबका मकसद एक ही है: जहर निकालने के लिए, दवा बनाने के लिए या कभी-कभी खाने के लिए। इनमें सबसे मशहूर है डोंग टाम स्नेक फार्म, जिसे खुद वियतनाम की सेना चलाती है। इसे युद्ध के दौरान अपना एंटी वेनम बनाने के लिए स्थापित किया गया था। यहाँ आज 50 से ज्यादा तरह के सांपों की देखभाल होती है, जिनमें कोबरा, वाइपर और पाइथन शामिल हैं। कुछ सांपों का जहर निकालने के लिए पतली झिल्ली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कंटेनर पर लगाया जाता है। कुछ सांपों को पारंपरिक दवाओं के लिए बेचा जाता है या फिर उन्हें बोतल में सांप डालकर शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंदर जाते ही ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। वहां पिंजरे हैं जो रेंगते हुए सांपों से भरे हुए हैं। वहां उथले गड्ढे हैं जिनमें सिर्फ कसमसाते हुए शरीर हैं। तकनीशियन दस्ताने और हेलमेट पहनकर जहरीले सांपों से जहर निकालते हैं। अगर आपको लगता है कि बस यहीं तक है, तो इन फार्मों में कुछ के अंदर खाने की जगहें भी हैं। यहाँ आप ग्रिल्ड अजगर,
कोबरा सूप या स्नेक वाइन का स्वाद ले सकते हैं। एक बोतल शराब जिसमें पूरा सांप अंदर होता है। वियतनाम में ये आमतौर पर ताकत के प्रतीक के रूप में उपहार दिया जाता है, लेकिन हर कोई खुश नहीं होता। कुछ पर्यावरणविद समूहों का कहना है कि जंगलों में अवैध शिकार हो रहा है और कुछ सुविधाएं सुरक्षित नहीं हैं। सरकार के पास नियम हैं, लेकिन उन्हें लगातार लागू करना मुश्किल है। वियतनाम के सांप फार्म दिखाते हैं कि सभी फार्म धूप या जमीन पर निर्भर नहीं होते। इसके बजाय वे जहर, मांस और इस विश्वास पर निर्भर करते हैं कि सांप के शल्क और विष दांत में औषधीय गुण और इलाज है। नंबर 5, साउथ अफ्रीका के शुतुरमुर्ग फार्म। साउथ अफ्रीका के लिटिल करू क्षेत्र की सूखी जमीन पर दुनिया के सबसे अनोखे फार्मों में से एक देखने को मिलता है। शुतुरमुर्ग का फार्म ये साधारण पोल्ट्री नहीं है। यह सिर्फ अंडे या मांस ही नहीं, बल्कि पंख, चमड़ा और यहाँ तक कि शुतुरमुर्ग के अंडों को भी उत्पाद बनाया जाता है। साथ ही ये टूरिस्ट आकर्षण भी है। कहा जाता है कि शुतुरमुर्ग पालन उद्योग 19वीं सदी में शुरू हुआ था। उस समय शुतुरमुर्ग के पंख इतने महंगे थे कि उन्हें सफेद सोना कहा जाता था। यह यूरोप के अमीरों की टोपियों की सजावट में इस्तेमाल होता था और वजन के हिसाब से ये हीरे से भी ज्यादा महंगा था। आजकल पंख उतने फैशन में नहीं हैं, लेकिन मांस, हाई एंड लेदर और यहाँ तक कि अंडे के छिलके की कला से भी कमाई जारी है। शुतुरमुर्ग की खाल से बैग, बेल्ट, जूते और महंगी कारों का इंटीरियर बनाया जाता है। एक शुतुरमुर्ग से 1 मीटर से अधिक प्रीमियम लेदर बनता है, जिसमें खास क्विल पैटर्न होता है। इन फार्मों में आप सैकड़ों विशालकाय पक्षियों को खेतों में दौड़ते हुए देख सकते हैं। ये लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इन्हें संभालने के लिए अनुभव की जरूरत होती है। एक गलत हरकत, एक जोरदार लात से चोट लग सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ सबसे बड़े फार्म जैसे कि कॉन्गो ऑस्ट्रिच फार्म में जनता के लिए घूमने की जगह खुली है। पहले शुतुरमुर्ग पर सवारी करने की अनुमति थी, लेकिन अब वह मना है क्योंकि इससे उनकी भलाई पर असर पड़ता है। अब सिर्फ दिखाया जाता है कि इन पक्षियों की देखभाल कैसे होती है और ये कितने आदिम हैं। ये जीवित डायनासोर जैसे लगते हैं। फार्म में स्मारिका की दुकानें भी हैं, जहां सजाए गए अंडों के खोल बेचे जाते हैं। उन्हें रंग कर तराशा जाता है और लैंप शेड या ज्वेलरी बॉक्स बनाए जाते हैं। सिर्फ एक अंडा, उसमें 1.5 लीटर से भी ज्यादा तरल आ सकता है। दक्षिण अफ्रीका शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन नामीबिया, बोत्सवाना और संयुक्त राज्य अमेरिका भी अब पीछे नहीं है। सोचिए, एक ऐसा फार्म जो फैक्ट्री, चिड़ियाघर और थीम पार्क का मिश्रण जैसा है। सब कुछ एक विशाल पक्षी के इर्द गिर्द घूमता है जो प्राचीन जीव जैसा लगता है। नंबर 4, पेरू के अल्पाका फार्म्स। पेरू के एंडीज के किनारे 13,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर, जहां हवा पतली और मौसम कठोर है। यह ऐसी किस्म का खेत है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। ये है अल्पाका फार्म्स। लेकिन अभी के लिए बार, ट्रैक्टर और गोदाम को भूल जाओ। यहाँ के खेत बहुत विशाल, हवादार और जैसे कभी खत्म ही नहीं होते। हर दिन अल्पाका के झुंड इन रास्तों पर चलते हैं जैसे पहाड़ों के पुराने प्रहरी हों। एंडीज के लोग 6,000 साल से भी ज्यादा समय से अल्पाका पर निर्भर हैं। सिर्फ ऊन के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी आजीविका और संस्कृति के लिए भी। आज भी दुनिया की 80% से ज्यादा अल्पाका पेरू में ही पाई जाती हैं। अल्पाका की ऊन, जिसे इंडियन गोल्ड भी कहा जाता है, सिर्फ मुलायम ही नहीं होती, ये हाइपोएलर्जेनिक है। कश्मीर से अधिक पसंद की जाती है और प्राकृतिक रूप से 22 रंगों में मिलती है, सफेद से काले तक। लेकिन सबसे महंगी वही होती है जिसे रॉयल अल्पाका कहा जाता है। आमतौर पर यह छोटे अल्पाका से आती है, जिन्हें क्रिया कहा जाता है। पहाड़ी इलाकों की समुदायों में खेती सामूहिक रूप से की जाती है। वे चरागाह को आपस में बांटते हैं और हर साल एक साथ मिलकर ऊन काटते हैं। ये प्रक्रिया हाथ से की जाती है, सावधानी से, ताकि जानवर को चोट न लगे और कीमती ऊन खराब न हो। ये केवल व्यापार नहीं, बल्कि जीवन शैली है। कई लोग अब भी घास की छत वाले पत्थर झोपड़ों में रहते हैं। वे जड़ी बूटियों और अनुष्ठानों पर निर्भर करते हैं, जिनमें प्रार्थना, अर्पण, विश्वास शामिल हैं। ये प्रकृति के प्रति सम्मान दर्शाता है। भले ही वैश्विक बाजार में चुनौतियां हों और अक्सर उन्हें कम कीमत मिलती है, फिर भी उनकी लड़ाई जारी रहती है। सरकार और कुछ एनजीओ उनकी मदद कर रहे हैं ताकि उन्हें उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच और उचित आय मिले। दृश्य वाकई अद्भुत है।
ऐसा लगता है जैसे चरागाहें कभी खत्म नहीं होंगी। ठंडी हवा है और चरवाहे ऐसे हैं जैसे वे प्रकृति का ही हिस्सा हों। पेरू में हर अल्पाका सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक प्राचीन संस्कृति के इतिहास और जीवन का वाहक है। नंबर 3, सिंगापुर की वर्टिकल फिश फार्म्स। सोचिए, एक देश जो लगभग मेट्रो मनीला जितना ही बड़ा है, यहां न खेत हैं न गहरी नदी, और ज्यादातर खाना आयात होता है। वे अपना खुद का खाना कैसे उगा सकते हैं? सिंगापुर का जवाब बहुत सीधा है, वर्टिकल फिश फार्म्स बनाओ। हाँ, ये साइंस फिक्शन नहीं है। कुछ इमारतें वेयरहाउस जैसी हैं, लेकिन उनमें कई मंजिलों पर मछलियों की टंकियां हैं। हर फ्लोर पर मछलियां तैरती हैं, जैसे तिलापिया, कैटफिश और सी बास। ना तो समुद्र में ना ही तालाब में, ये सब बिल्डिंग के अंदर हैं। यह सबसे एडवांस्ड है अपोलो एक्वाकल्चर ग्रुप। बाहर से यह एक आम फैक्ट्री जैसा दिखता है, अंदर जाने पर लगता है जैसे आप एक्वेरियम और टेक लैब के मेल वाली जगह में आ गए हों। यह एआई, सेंसर्स, स्वचालित फीडर और एलईडी लाइट्स हैं, जो मछलियों के लिए डिस्को लाइट्स जैसी लगती हैं। इसे देश की खाद्य सुरक्षा समस्या के जवाब में बनाया गया है। सरकार की 30x30 पहल के तहत उनका लक्ष्य है कि साल 2030 तक अपनी 30% पोषण की जरूरतें स्थानीय उत्पादन से पूरी करें। इसमें वर्टिकल फिश फार्म्स का बड़ा रोल है। ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके हर टैंक का तापमान, पीएच स्तर, ऑक्सीजन और खाना नियंत्रित किया जाता है। अब मौसम पर निर्भर नहीं रहना, न तूफान न बाढ़, हमेशा कटाई का मौसम है। ये हर साल 500 टन से ज्यादा सी फूड पैदा करता है। ये अभी भी कुल मांग से कम है, पर यह दिखाने के लिए काफी है कि शहर के बीच शहरी खेती संभव है। चुनौती ये है कि शुरुआत में खर्चा ज्यादा होता है और ऐसे इंजीनियर चाहिए जो सॉफ्टवेयर व जलीय कृषि की समझ रखते हों। लेकिन इसे खेती का भविष्य माना जा रहा है, खासकर उन देशों में जहां जमीन कम है लेकिन तकनीक की कमी नहीं है, जैसे हांगकांग, टोक्यो या यहां तक कि न्यूयॉर्क। सिंगापुर में मछली पालन बाहर नहीं होता, ये ऊपर है, अंदर है और भविष्य में है। ये इस बात का सबूत है कि आज के समय में यहां तक की खेती भी अगले स्तर तक जा सकती है। नंबर 2, आर्कटिक वेजिटेबल फार्म्स। स्वालबार्ड, नॉर्वे। दुनिया के छोर पर उत्तरी ध्रुव से लगभग 1300 किलोमीटर दूर बर्फ और शांति की एक जमीन मिलती है। स्वालबार्ड नॉर्वे के अधीन एक दूरस्थ द्वीप समूह है। इसे अक्सर ध्रुवीय भालू, ग्लेशियर और ग्लोबल सीड वॉल से जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी जमी हुई जमीन के नीचे एक ऐसा दृश्य है जो असंभव सा लगता है। बर्फ के बीचों बीच एक सब्जी का बाग है। हाँ, सब्जी का बाग। एक जगह जहां 4 महीने सूरज की रोशनी नहीं मिलती, वहां लेटस, गोभी, तुलसी और माइक्रोग्रीन्स उगाए जाते हैं। न सूरज न मिट्टी, फिर भी फसल। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह है पोलर पर्माकल्चर सॉल्यूशंस, जो पूरे ग्रह की सबसे उत्तरी फार्म है। पुराने शिपिंग कंटेनर, एलईडी लाइट्स और हाईटेक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल करके पौधों को ठंडी लोहे की पेटी के अंदर उगाया जाता है। यह ग्रीन हाउस परमाफ्रॉस्ट के बीच है और अंदर का माहौल प्रयोगशाला जैसा है। यहाँ का तापमान ठीक है, हवा नियंत्रित है, पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड और नमी है, और जगह का पूरा इस्तेमाल करने के लिए शेल्फें खड़ी करके लगाई गई हैं। इसे शुरू करने वाले एक अमेरिकी शेफ हैं, जिनका नाम बेंजामिन विदमार है, जिन्होंने 2015 में स्वालबार्ड में खाद्य व्यवस्था बदलने का फैसला किया, क्योंकि पहले सिर्फ एक लेटस की कीमत $8 तक पहुंच जाती थी। सारा खाना मुख्य भूमि नॉर्वे से हवाई रास्ते से लाना पड़ता था, जो महंगा, समय लेने वाला और टिकाऊ नहीं था। लेकिन इस आर्कटिक खेती की वजह से अब यहाँ के स्थानीय लोगों के पास अपनी खुद की फसल है। रेस्तरां आर्कटिक सलाद परोस रहे हैं। छात्र यहाँ आते हैं ताकि वे सीख सकें कि खाना बर्फ के पास भी उग सकता है, और धीरे धीरे इस जगह का कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है। बाहर बर्फ, हिम और ध्रुवीय रात है। कंटेनर के अंदर हरी लेटस एलईडी लाइट के नीचे चमक रही है। पोषक घोल शांत बह रहा है और कंपोस्ट टैंक से गर्म भाप निकल रही है। यह किसी विज्ञान परियोजना जैसा लगता है जो हकीकत बन गई है, और शायद यही खेती के भविष्य की एक झलक भी है। नंबर 1, भूमध्य सागर के ब्लूफिन टूना रैंच। और अब हम पूरे काउंटडाउन की सबसे अनोखी फार्म पर आ गए हैं, और शायद सबसे महंगी भी।
स्पेन, इटली, क्रोएशिया और माल्टा के समुद्री तटों पर समुद्र के नीचे खेत हैं। आपको यहाँ कोई बाड़ या ट्रैक्टर नहीं दिखेगा। इसकी जगह लहरों के नीचे विशाल गोल जाल तैरते हुए मिलेंगे और इसके अंदर दुनिया की सबसे महंगी और सबसे तेज मछलियों में से एक तड़प रही है, अटलांटिक ब्लूफिन टूना। हाँ, ये टूना फार्म है, लेकिन ये उन मछली पालन केंद्रों जैसा नहीं है जहां अंडे से मछलियां पाली जाती हैं। छोटी टूना मछलियों को समुद्र से पकड़कर समुद्र से दूर बने समुद्री बाड़ों में रखा जाता है। यहाँ उन्हें पाला जाता है और उनकी गति ताकत का लाभ उठाया जाता है जब तक वे बाजार लायक वजन न पालें। इसे टूना रैंचिंग कहा जाता है। एक वयस्क ब्लूफिन टूना को जापानी सुशी नीलामी में $1 मिलियन से भी ज्यादा में बेचा जा सकता है। इसी कारण यह सोने जैसा हो गया। May ng tuna farming, pero may kapalit. ये मछलियां कैद में प्रजनन नहीं करती हैं। उन्हें खुले समुद्र चाहिए। वे लगातार चलती हैं और तनाव में जल्दी मर जाती हैं। असली खेती की जगह हाइब्रिड सिस्टम अपनाया जाता है, जिसमें पहले इन्हें पकड़ा जाता है, फिर रैंच में पाला जाता है और बाद में निकाला जाता है। हर वसंत जब टूना मछलियां जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से गुजरती हैं, उन्हें यहाँ पकड़ा जाता है। उन्हें फुटबॉल मैदान जैसे बड़े 20 मीटर गहरे जालों में डाला जाता है। उन्हें वापस मेडिटेरेनियन तट की ओर ले जाया जाता है और वहां उनकी देखभाल की जाती है। ऊपर से तो समुद्र में बस शांति ही दिखती है, लेकिन नीचे जैसे समुद्री राक्षसों का एक बैले चल रहा हो, तेज, ताकतवर और अनमोल। कुछ गोताखोर ऐसे हैं जैसे मांसपेशियों और पंखों के कोलोसियम में चींटी हों, और दृश्य ऐसा है जैसे आप कोई नेचर डॉक्यूमेंट्री देख रहे हों जिसके पीछे $1 अरब की इंडस्ट्री हो। लेकिन ये बिना विवाद के नहीं है। पर्यावरणविदों का कहना है कि ये अत्यधिक मछली पकड़ने का असली समाधान नहीं है, क्योंकि ट्यूना अब भी खुले समुद्र से पकड़ी जाती है, बस कटाई थोड़ी देर से होती है। लेकिन उद्योग का कहना है कि अब नए मॉनिटरिंग टूल्स है, बेहतर रेगुलेशन है और वैज्ञानिकों के साथ सहयोग भी है। आखिरकार यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ट्यूना रैंचिंग मछली पकड़ने का टिकाऊ भविष्य है या धीरे धीरे खत्म हो रही प्रजाति के लिए एक अस्थायी समाधान। दुनिया में ऐसा कोई और फार्म नहीं है जो इतना हाई स्टेक्स, खतरनाक और मंत्रमुग्ध करने वाला हो।